कराई जाएंगी और जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसको पूरी तरह से फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर गोल्स एंड टाइमलाइंस पर हम जाएं तो जो ईसीसी का फेज 1 है, ईसीसी का जो प्रिपरेटरी प्री प्राइमरी का हमारा फ्रेमवर्क है उसे 2021 और 22 में पूरा किया जाना है। फेज 2 में क्लास प्री प्राइमरी का जो एक्सपेंशन है 1 ईयर का वो किया जाएगा। तो इस तरह से ईसीसी के फेज 1 और फेज 2 को 2023 और 24 तक कंप्लीट करने की टाइमलाइन दी गई है। न्यू करिकुलम की टाइमलाइन में क्लास 9th को 21-22 से लागू किया जाएगा, क्लास 10th को 22-23, 11th को 23-24 और 12th को 24-25 तक पूरी तरह से लागू किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10th के हैं वो 2024 और 25 और 12th का 25 और 26 में लागू किया जाएगा। तो अगर पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर बात करें तो जो एनसीएफ का फॉर्मुलेशन है स्कूल एजुकेशन के लिए वो भी 2021 और 22 में किया जाना है। एनसीएफटी को 21 और 22 में पूरा किया जाना है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर का डेवलपमेंट 2022 और 23 में किया जाना है। टीचर प्रिपेयर्डनेस फॉर न्यू असेसमेंट सिस्टम 22 और 23 तक कंप्लीट कर दिया जाना है। अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी बाय ग्रेड 3 तक का काम 25 और 26 में कंप्लीट कर दिया जाना है। रिसोर्सेज शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी 2025 और 26 में कंप्लीट किया जाना है। इसी तरह से वोकेशनल एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के कम से कम 50% लर्नर्स को 2025 और 26 तक तैयार किया जाएगा। जो यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी इन ईसीडीसी है वो 2029 और 30 तक पूरा किया जाएगा। टीचर एजुकेशन में जितने भी इंस्टीट्यूट देश में काम कर रहे हैं उनको ग्रेजुअली मल्टी इंस्टीट्यूट की तरह 2029 और 30 तक प्रत्येक दशा में शिफ्ट किया जाना है। इसी तरह से जितने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी में कन्वर्ट करने का भी टारगेट 2029 और 30 का है। तो इस तरह से अगर हम पूरा देखें सिस्टम तो 2040 में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से हर जो भी परिकल्पनाएं हैं वो लागू की जाएंगी। इसके लिए जैसा उत्तर प्रदेश में अभी टास्क फोर्स बनाया गया है इसी तरह से नेशनल लेवल पर और अनेक विषयों पर अलग अलग समूह बनाए जाएंगे और चर्चा की जाएगी। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार पुनः इस वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूं और आपके मार्गदर्शन की कल्पना करती हूं, उसकी इच्छा करती हूं। मैं जयंती बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही चैलेंजिंग तरीके से इसको बताया है और मुझे पक्की उम्मीद है कि जितना चैलेंजिंग ये दिख रहा है उसमें उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी जब हम लोग ये सेशन करने लगेंगे तो हम लोगों को दिखाई देने लगेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम शिक्षा विभाग और एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के सहभागिता से किया जा रहा है और आने वाला समय चाहे वो बिजनेस का हो, एजुकेशन का हो या ग्लोबल लेवल पे आप बात करें किसी भी क्षेत्र की, तो ये आने वाला समय कोलैबोरेशन का समय है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बहुत खुशी से बताना चाहूंगी कि हमारे एमिटी बिजनेस स्कूल के निदेशक हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित कुशवाहा जी। और रोहित कुशवाहा जी एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं और जिनका 30 साल का एक्सपीरियंस है करीब इंडस्ट्री और एजुकेशन को मिलकर। और मैं एक लाइन में यही बताना चाहूंगी कि डॉक्टर कुशवाहा भी किताबी बात से हमेशा हटके बात करने को कहते हैं। हमेशा से कि किताब जाएगी, थ्योरी हो जाएगी, प्रैक्टिकल लर्निंग आप कैसे अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। तो मैं माननीय रोहित कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात इस फोरम पे रखें और हम सबके साथ अपने विचार साझा करें। डॉक्टर रोहित। थैंक यू डॉक्टर जयंती and a very good afternoon now and namaskar to one and all. Today being Ganesh Chaturthi, it is even more befitting that we start by invoking Lord Ganpati's blessings for this new path-breaking endeavor from all of us. सबसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट हाथ जोड़ के हम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बहुत ही अच्छे काम का शुभारंभ हो रहा है और बहुत ही आवश्यक है। बट उससे पहले I would like to convey my regards to the Honorable Minister of State for Basic Education, Independent Charge, Dr. Satish Chandra Dwivedi जी, जिनको समय की कमी से थोड़ा जल्दी जाना पड़ा, बट उस संक्षिप्त समय में वो बहुत सी चीजें जो हमारे क्रिटिकल इंपॉर्टेंस की हैं उन पर वो जोर दे के गए हैं। डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन डॉक्टर सरविंद विक्रम सिंह, एडिशनल डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन ललिता प्रदीप जी, मिस एकता बिश्नोई CEO फिट इंडिया फ्रॉम IRS, and Dr. Sarvesh Mishra, National Awardee Principal. All my learned colleagues. I also thank my colleague Dr. Jayanti Srivastava of Amity Business School, Amity University, Lucknow campus, for this initiative and inviting me to this forum. I also seek your permission and indulgence in my mode of communication. मैं जानता हूँ थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन कोशिश रहेगी कि दोनों ही अंग्रेजी और हिंदी को मिला के मैं बोलूँ। हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो उसकी आदत शायद थोड़ी ज़्यादा पड़ी है। I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to briefly share my thoughts on collaborative approach to learning and working. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, purpose of education is to prepare all of us in a manner where we are prepared to manage and handle and overcome the life processes and challenges, not where life overwhelms us. और आज के दौर में under the rapidly evolving technology-led existence, this is a real apprehension. That is why particularly a collaborative approach makes more sense and is definitely a need of the hour, along with the other approaches to learning. Information का ऐसा अंबार हमारे पास इस वक्त आ गया है हर सेक्टर में कि हमें लगता है कभी कभी हम इसके अंदर डूब जाएंगे, कभी इसको कैसे संभालें, कैसे इस सब से हम जूझें। In most organizations, teams usually interact in one or two ways, या तो collaborative या cooperative. Cooperative means that everyone in the organization is working alongside one another towards an ultimate goal, which may be the company's shared success. Now, you'll find people exchanging information and resources, but ultimately working as a group of individuals towards a number of independent goals. But the organization may achieve their goals, but those achievements are the result of individual efforts rather than a unified team effort. In contrast, collaborative setting involves a group of people working collectively together in a shared goal. इसको समझने के लिए या मीनिंग इसकी that no individual ever pulls ahead of the pack and the success of each individual is entirely dependent on the success of all. So the power of collaboration lies in combining the talents of a group in order to maximize the amount of energy, कभी-कभी हम इसे synergy भी कहते हैं, passion and creativity released by each member. Collaborators can bounce ideas back and forth, विचारों का आदान प्रदान और उसके ऊपर debate, feeding off each other's innovation and stroking the team's collective fire. आप में से कुछ को लग रहा होगा collaborative approach क्या कुछ नई चीज है, फिर टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ नया आ रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ अतीत से कुछ पुराने एग्जाम्पल देता हूं जो बहुत अतीत में भी नहीं है लेकिन स्टिल हम उनको जानते हैं, जैसे हस्तियां रामानुजन। आज के दौर में कौन उनका नाम नहीं जानता है, particularly in education. He was a shipping clerk, self-taught mathematician, but he wanted to grow and he reached out. He was writing to various universities across the globe and finally Professor Hardy in Cambridge invited him across. And there they collaborated and worked together. आज भी हम जब नंबर 1729 देखते हैं, इसको
टैक्सी कैब नंबर कहा जाता है। रामानुजन ने अपने गुरु से कहा कि ये बड़ा ही बोरिंग सा नंबर है 1729। तो अ मेंटोर रिस्पॉन्डेड कि this is the smallest number expressible as the sum of two positive cubes in two different ways, and this gave it popularity. And then they collaborated subsequently, and Ramanujan जी के काम पे आज के दौर में जो उन्होंने काम किया था on elliptical curves and Fermat's last theorem, उस पे आज applications in cryptology और internet security में उसका यूज हो रहा है। आइंस्टाइन को हम समझते हैं जीनियस, yes, he is a genius, no doubt about that. But even he needed to collaborate with a very close friend of his, Michael Bexo, who was far more competent in mathematics than Einstein. And they worked together, they collaborated, and they came out with this paper, outline of a generalized theory of relativity and a theory of gravitation, much before the final theory of general relativity came in. Watson, Crick, Wilkins, Franklin, 4 लोगों ने कोलैबोरेट करके हमारा डीएनए, जो आजकल हम हर टीवी पे, न्यूज में, सब जगह सुनते हैं डीएनए के बारे में, इन 4 लोगों ने मिलकर इसका सारा स्ट्रक्चर निकाला। हमारे लिए फख्र की बात है जब हम स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं। स्वामी विवेकानंद साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया। स्वामी विवेकानंद की सोच थी कि उन्होंने टेस्ला को बोला कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ये एक्चुअली प्राण और आत्मन से जुड़ी हुई है, इस पे आप अगर साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाएं। एंड देन दे कोलैबोरेटेड एंड पुट देयर थॉट्स टुगेदर एंड टेस्ला केम आउट विद द कॉन्सेप्ट्स। ये तो हो गए हमारे एकेडमिक एरिया के। अगर हम मार्केट एरिया में जाते हैं तो आजकल हर घर में आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जरूर मिल जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में पीएनजी कहते हैं। ये भी कोलैबोरेशन था 2 लोगों का, एक सोप मेकर था, एक कैंडल मेकर था, और इन दोनों ने मिल के प्रॉक्टर एंड गैम्बल सेटअप की, जिससे आज हजारों प्रोडक्ट्स हर घर में पहुंच रहे हैं। सो कोलैबोरेशन is very, very fruitful, and it maximizes the output which comes out. As educators, it is very, very required for us to reap the benefits of this, more so in today's interconnected world, जहां हमको एक दूसरे से reach out करना, बात करना, मिल के काम करना बहुत आसान हो गया है। इसके कुछ अगर संक्षिप्त में, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं संक्षिप्त में अगर बताऊं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग टीम्स बेस्ड अराउंड इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स। लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ हमें उन लोगों की वल्नरेबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई करना होता है, जो कभी कभी थोड़ा सा कष्टमय होता है, लेकिन उनको जाने बिना हम उनको दूर नहीं कर सकते। इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री टीम के डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं। यू वांट टू बिल्ड टीम्स बेस्ड अराउंड individuals who can complement one another and whose members each reinforce where another member might not be as strong. The second is, of course, we need to encourage the collaborative spirit. उसके लिए हम लोग को as educators अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें स्टूडेंट और दूसरे लोगों के सोच के लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, अपने दिमाग को, अपनी सोच विचारों को थोड़ा सा और होराइजन को वाइडन करना पड़ेगा, तभी हम उनके सजेशंस और उनके इनपुट्स के लिए जगह बना पाएंगे। So it is easier to build relationships when people work face to face, but today, just as an example of this, we are connecting face to face, not physically but virtually, but we are connected face to face, and this is what is happening today. We have to encourage open-mindedness. अगर हम उसको individuals will likely be paired with co-workers who have different perspectives. उनकी सोच और विचार अलग होंगे, तभी उसमें से एक निचोड़ निकल के आएगा जो सबके लिए बेहतर होगा। We need to reward innovation. We need to spread the delegation of tasks. हर व्यक्ति को एक अवसर मिलना चाहिए कि वो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी काम करके देखे।
तो उसको ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि उसी का काम सबसे मुश्किल या सबसे जरूरी या इम्पोर्टेंट अहम नहीं है। हर व्यक्ति का काम और जिम्मेदारी अपनी जगह उतनी ही महत्वपूर्ण और अहम है। You want to spread the important tasks across a wide range of people. This actually has a dual positive effect. Not only does everyone feel valued and that they have an essential role to play within the organization, but you keep individuals from feeling overloaded and overwhelmed. And diversify. You don't want employees to think that only of their own insular group. उसके अपने ही ग्रुप के बारे में खाली नहीं सोचना है, औरों के बारे में भी सोच के आगे चलना है। अभी ललिता जी ने कुछ चीजें बताई थी जो कोलैबोरेटिव अप्रोच में फर्स्ट स्टेप अगर हम कभी ट्राई करते हैं तो कोलैबोरेटिव अप्रोच में हम खाली इंटेलेक्चुअल प्रोसेस पे जोर नहीं देते हैं, यानी कि खाली बौद्धिक प्रक्रिया पे जोर नहीं देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि रोल इन सोसाइटी, परफॉर्मेंस इन वर्क प्लेस, पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल वेलबींग, इसका भी उन्होंने काफी विस्तार में जिक्र किया। जब हम पीयर लर्निंग की बात करते हैं उसमें कोलैबोरेटिव में कई अलग अलग अप्रोचेस हैं। कोलैबोरेटिव अप्रोच में एक होती है स्टम्प विच इज कॉल्ड पीयर टू पीयर लर्निंग इज वेल। अगर इस पे चर्चा करेंगे तो बहुत ही लंबा सेशन चलेगा, लेकिन डॉक्टर जयंती ने मुझे केवल 10 मिनट दिए हैं जो शायद ओवर हो रहे हैं। सो आई वुड very briefly in concluding, this is something very close to my heart and which I like to practice and implement. The challenge is in actually implementation. Thought processes और strategy paper पे बना लेना ठीक है, लेकिन असली उसका मजा उसके successful implementation में है। जो मैं चाहूंगा आप लोग जरूर उसको ट्राई करें, और दिक्कतें अवश्य आएंगी, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। चेंज इज ऑलवेज अ लिटिल discomforting but essential for growth. I exhort all of you कि आप ये कदम उठाएं। And in concluding, I wish to thank the organizers and the audience for their patience. I would be happy if any of you wish to connect for further queries anytime. I can be reached simply by Googling my name, Rohit Kushwaha, and Amity Lucknow campus. I congratulate all of you for taking up this much needed and mission critical initiative and wish all success for achieving your objectives and lighting the spark of knowledge and awareness for the times ahead. Thank you and Jai Hind. थैंक यू सो मच प्रोफेसर कुशवाहा। हम लोग आपको आने वाले सत्र में जरूर सुनना चाहेंगे। ललिता जी, आपसे आज मिलकर दोबारा थैंक यू कुशवाहा सर। आपने जिस तरह से कोलैबोरेटिव अप्रोच पे अपनी बात रखी, निश्चित तौर पे ये हमारे सभी जो श्रोता हैं और सभी गणमान्य जो साथी जुड़े हुए हैं सभी के लिए काफी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अपने स्पीच के लास्ट में बोली सर, कि कोई भी बदलाव जब होता है तो थोड़ा लगता है कि कष्टकारी है, उसमें शामिल होने में लोगों को असहज महसूस होता है, लेकिन अगर वो ना हो तो बड़ा जितने समाज में बड़े परिवर्तन हुए हैं, लीक से हटने के बाद भी हुए हैं, तो हमें ऐसे लीक पे चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, स्टैंड लेने की जरूरत है। सर आपने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दिया, आपको बहुत बहुत आभार। अब मैं इस कार्यक्रम के अगले चरण में आदरणीय एकता बिश्नोई मैम जो IRS अधिकारी हैं 1999 बैच की और जो है मिशन डायरेक्टर है फिट इंडिया की, तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप आएं और प्लीज कार्यक्रम में हमारे जो सभी श्रोता हैं जो दर्शक हैं उनको अपने विचारों से जी मैम वेलकम मैम। Respected Dr. Satish Chandra Dwivedi ji, Honorable Minister of State, Independent Charge Basic Education, Uttar Pradesh. Dr. Sarvendra Vikram Bahadur Singh, Director SCERT and Basic Education, Uttar Pradesh. Srimati Lalita Pradeep, Principal IASC Prayagraj and Additional Director Basic Education, Uttar Pradesh. यूपी एजुकेशन के अन्य सभी वरिष्ठ और अधिकारी जो आज हमसे जुड़े हैं, डॉक्टर संजय सिन्हा, डायरेक्टर सीमैट, श्रीमती मिताली सिन्हा, डॉक्टर सर्वेश मिश्रा, नेशनल अवार्डी एंड प्रिंसिपल, प्रोफेसर रोहित कुशवाहा जी, अमिटी बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर,
डॉक्टर जयंती श्रीवास्तव और सभी सीनियर प्रोफेसर अमेठी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स, टीचर्स और सभी लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आप सभी को मेरा नमस्कार। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष आने का मौका मिला है। हम सभी जानते हैं कि IASC एक टॉप मोस्ट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें शिक्षा जगत के अनेक महान नाम जैसे मुंशी प्रेमचंद जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर संपूर्णानंद जी जैसे जुड़े हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी का भी पिछले 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत अमूल्य योगदान रहा है। मैं IASC और अमेठी यूनिवर्सिटी की इस पहल की, ये जो उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और सभी लोगों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जो वेबिनार शुरू की है, इसकी सराहना करती हूँ। ललिता जी ने अभी हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सभी एरियाज पर प्रकाश डाला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा के क्षेत्र में सही मायने में एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। इस पॉलिसी में एजुकेशन और फिटनेस के इंटीग्रेशन को भी हाईलाइट किया गया है। इस पॉलिसी में शिक्षा और फिटनेस की भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। इसमें फिट इंडिया मूवमेंट का फिटनेस को एक लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड की तरह डेवलप करना और उससे जो जुड़ी लाइफ स्किल्स होती हैं उसको अचीव करने का जो फिट इंडिया मिशन का जो विजन है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसके बारे में भी बात की गई है। अब ये फिट इंडिया मूवमेंट का जो विजन है, ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? फिटनेस एक लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड की तरह बच्चों में तभी डेवलप हो सकता है जब फिजिकल एक्टिविटी उनके डेली स्कूल रूटीन का एक हिस्सा बने। इसके लिए हमें यह इंश्योर करना होगा कि चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो या मिडिल एजुकेशन हो, हर क्लास के लिए एक फिजिकल एजुकेशन का पीरियड हम दें और बच्चों को खेलने दें। उसका रोज स्कूल रूटीन का फिजिकल एक्टिविटी एक हिस्सा बने। जी हाँ, प्रतिदिन फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एक्टिविटी पीरियड हर कक्षा के लिए हर रोज। यही बात फिट इंडिया स्कूल का जो कॉन्सेप्ट जो लास्ट ईयर दिसंबर में लॉन्च हुआ था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है। अब ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी आजकल सभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्कूल्स और संस्थाएं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी हम ना सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का एक फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड बच्चों को दे सकते हैं, बल्कि क्लासेस के बीच में भी उन्हें छोटे छोटे एक्टिव ब्रेक देकर फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, कि आप ये फिजिकल एक्टिविटी करिए 5 मिनट, सो दैट वो दिन भर कंप्यूटर के आगे, मोबाइल के आगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए ना बैठे रहें। अब इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भी काफी बड़ी भूमिका हो जाती है। बहुत से स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अभी नहीं है और हमें उनकी नियुक्ति की तरफ भी ध्यान देना होगा, लेकिन तब तक हम इसको शुरू करने के लिए किसी भी बेसिक सब्जेक्ट टीचर को फिजिकल एजुकेशन टीचर की तरह ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो अपने स्कूल के छात्रों को प्रतिदिन किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करा सके। इस फिट इंडिया मुहिम को आगे ले जाते हुए मैं अब आपकी ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो अभी लॉन्च किया है हमारे भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी के नेतृत्व में, उसकी तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। 14 अगस्त को हमारे माननीय मंत्री जी ने फिट इंडिया फ्रीडम रन को लॉन्च किया है। यह फ्रीडम रन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक है। आज एक हफ्ते के दौरान इस अभियान में देश के अनेक ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज, रेलवे मिनिस्ट्री, यूथ अफेयर्स, नेहरू युवा केंद्र, NSS, होम अफेयर्स, CRPF, ITBP, BSF, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, PSUs और अनेक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज जुड़ चुके हैं। 6 दिन के अंदर इस फिट इंडिया फ्रीडम रन की सोशल मीडिया रीच कम से कम 15 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है और वो इस फ्रीडम रन का हिस्सा बन चुके हैं। ये सभी 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच
अपनी अपनी सुविधा अनुसार, या चाहे वो 1 दिन के लिए हो या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए इस फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजित कर रहे हैं। मैं मिशन डायरेक्टर फिट इंडिया मिशन आप सभी से, जो भी आज यहाँ अधिकारीगण मौजूद हैं, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स और हमारे साथ टीचर्स जुड़े हैं और कितने लोग जुड़े हैं, आप सभी से अपील करती हूँ कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस फिट इंडिया मूवमेंट के फिट इंडिया फ्रीडम रन से जुड़े और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसका आयोजन करें। इसका आयोजन बहुत ही सरल है। आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो कोई भी लेवल का हो, एक ऑर्गेनाइजर की तरह फिट इंडिया का जो पोर्टल है हमारा fitindia.gov.in, उस पे एक ऑर्गेनाइजेटर की तरह आपको रजिस्टर करना है। फिर आप अपनी सुविधा अनुसार डेट डिसाइड करें। मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि मैं 1 सितंबर से 5 सितंबर करूंगा अपने स्कूल के लिए, या अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मैं 1 सितंबर से 10 सितंबर करूंगा, या मान लीजिए 20 सितंबर से 2 अक्टूबर करूंगा। आपको उसमें पूरी फ्रीडम है, इसीलिए ये काफी लंबी काल अवधि दी गई है। 15 अगस्त से लेके हमारे महात्मा गांधी जी के 151वें बर्थ एनिवर्सरी तक, 2 अक्टूबर तक है। तो आप सभी इंस्टीट्यूट अपनी अपनी इच्छा अनुसार और अपने सामर्थ्य अनुसार इस फिट इंडिया फ्रीडम रन को अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज करें। एक रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी दिन डिसाइड किए उसमें आपको इससे जुड़े सभी विद्यार्थियों, अब उनके परिवार वालों, टीचर्स, प्रोफेसर्स, अपने स्टाफ को, सभी को उनके सामर्थ्य अनुसार वॉक या रन करने को कहना है। जो वॉक कर सकता है वॉक करे, जो जॉग कर सकता है जॉग करे, जो रनिंग कर सकता है रन करे, जो मैराथन कर सकता है मैराथन करे। और अंत में आपको टोटल जितने भी आपका ये दिन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हुए और क्यूमुलेटिव आप किलोमीटर चले, उसको फिट इंडिया के पोर्टल पर अपलोड करना है। फिट इंडिया फ्रीडम रन है, ये ध्यान रहे, ये वर्चुअल रन के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मतलब हमें कहीं भी किसी को इकट्ठा नहीं करना है एक जगह, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे नॉर्म्स फॉलो करने हैं। सिंपल, जैसे हम लोग अपने घरों से वॉक पर जाते हैं, तो आप वैसे ही अपने साथ या अकेले या अपने परिवार के साथ वॉक या रन पे जाएं, किसी भी समय, सुबह हो, दोपहर हो, आपको शाम को खाने के बाद अच्छा लगता है, आपको रात के डिनर के बाद वॉक या रन अच्छा लगता है, ये पूरी फ्रीडम आपको दी गई है, आप कभी भी वॉक करें। तो आपको उन पार्टिसिपेंट्स को वो जो आपने अवधि डिसाइड की, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, उसमें रोज वॉक, रन या जॉग करने को कहना है। फिर वो डेटा, पूरा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का अपने फिट इंडिया वेबसाइट पे अपलोड करना है। और मैं ये भी अनुरोध करूंगी कि सभी पार्टिसिपेंट्स को अपना सेलिब्रेशन, इस पार्टिसिपेशन को सेलिब्रेट करने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन को प्रमोट करने के लिए #RunForIndia का इस्तेमाल करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि शिक्षा जगत, कि उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा जगत है, फिर वो चाहे माननीय मंत्री जी हो, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हो, प्रोफेसर्स हो, टीचर्स हो, विद्यार्थी हो, सभी इस फिट इंडिया फ्रीडम रन का हिस्सा बनेंगे और इंडिया को फिट बनाने का गौरव प्राप्त करेंगे। फिटनेस हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए मिलके आज से, अभी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे तरह से फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में आज के जो हमारे प्रतिभागी हैं और हजारों हजार की संख्या में ये पूरा कार्यक्रम, मैम आपको बताना चाहूंगा, यूट्यूब और फेसबुक लाइव पे हमारी बड़ी संख्या में शिक्षक साथी इसको लाइव कर रहे हैं। और जो ISC का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे भी ये पूरा कार्यक्रम लाइव है। बड़ी संख्या में शिक्षक और समाज के गणमान्य लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले भी जो हमारे एपिसोड होंगे, मैम आपके इस मैसेज को हम लोग उस पर फॉरवर्ड करेंगे। हर एपिसोड में हम 5 मिनट का एक सेशन देने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे टीचर साथियों को बताएं कि कैसे अपने स्कूल को एनरोल्ड करें वो इस पोर्टल पे, और कैसे इस प्लान को, इस फिट इंडिया जो फ्रीडम रन है, इसको कैसे अपने स्कूलों में, अपनी संस्थाओं में आयोजित करें। हम लोग इसको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। मैम बहुत बहुत आभार आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए।
और अब मैं पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के गौरव और काफी सीनियर मोस्ट अधिकारी, वर्तमान में सीमेट प्रयागराज के निदेशक आदरणीय संजय सिन्हा सर को, जिनके नाम से हम सारे लोग परिचित हैं, काफी अच्छे अधिकारी के रूप में और काफी कर्मठी व्यक्तित्व जिनका है, मैं बुलाना चाहूंगा सर को। आदरणीय सिन्हा सर, आप प्लीज आप डायस पे आए और हमारे साथियों को और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए गणमान्य लोगों को अपने धन्यवाद सर करें। सर आदरणीय धन्यवाद सर, आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। नमस्कार सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इधर मैंने पढ़ा है और कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं इसमें, जो मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो मुझे लगती थी पहले कि बच्चों का जो फियर था स्कूल से, छोटे बच्चे जो स्कूल जाने के नाम से भाग लेते थे, उनका फियर समाप्त करने का पहला स्टेप है। आपने जो 5-3-3-4 शुरू किया है, उसमें जो 3 साल के बच्चों को भी एडमिट करने की जो बात की है, तो जो खेल वो आसपास के बच्चों के साथ और गली मोहल्ले में खेल लिया करते थे, वो अब बड़े इत्मीनान से आप अपने स्कूल में खेल सकेंगे। तो स्कूल के प्रति जो भय उनके मन में भरा रहता था, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो इस भय को कम करते हुए पढ़ाई उन्होंने प्रारंभ कर दी है। दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने स्ट्रीम खत्म कर दिया है। अभी ललिता जी भी कह रही थी कि उनके बच्चे ने ये कहा था कि ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ सकता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्ट्रीम का खत्म किया है, कोई भी किसी सब्जेक्ट को लेके अपनी पढ़ाई जारी रह सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि साइंस स्ट्रीम का है कि आर्ट स्ट्रीम का है, कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं होगी इसमें। सब विषयों को चयन करके अपने मन माने विषयों को पढ़ सकने में ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि जो आदमी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहा हो वो मैथमेटिक्स भी पढ़े, वो कुछ और सब्जेक्ट ले सकता है। मैं आपको बता दूं, मैंने स्वयं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएशन किया था, तो मेरा सब्जेक्ट था ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। इस स्ट्रीम का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, और ये नई एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये इस चीज़ को लागू किया जा रहा है और बच्चे अब बांध के नहीं पढ़ेंगे। अगर 2 सब्जेक्ट कठिन है, एक अपने मन का है, तो भी आसानी से पढ़ सकेगा। एक चीज़ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी इंक्लूड की गई है, वो ये की गई है कि जो आप ग्रेजुएशन करोगे, 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, 1 साल कर लेने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कर लेने पर आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी, और 4 साल अगर आपने किया तो ग्रेजुएट रिसर्च की उपाधि आपको मिलेगी। इसमें किसी भी बीच में अगर आपने छोड़ रखा है उसको, तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो, रीज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि चलो फिर से फर्स्ट से पढ़ो, फर्स्ट ईयर से पढ़ो या सेकंड ईयर से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। द मोमेंट यू फील फिट, या आपको लगता है कि अब आप पढ़ने की स्थिति में आ गए हैं, पहले मान लीजिए पैसे की कमी थी तो नहीं कर पाए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, पढ़ाई लोगों की टूट जाती है, तो वो अब ऐसी स्थिति बना दी गई है इस पॉलिसी के माध्यम से, वो कभी भी जहाँ से छोड़ा था उसे वो आगे कर सकने में सक्षम हो जाएगा। इसी प्रकार से मिडिल स्तर पे भी जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, तृतीय स्तर कह दीजिए उसको, तृतीय स्टेज पर, कि बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी प्रारंभ से ही देना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब बिना कंप्यूटर की जानकारी से किसी का काम चल शायद नहीं पाएगा। दूसरा, रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता देखनी होगी। रोजगार उन्मुख कार्यक्रम में वो प्रतिभाग कर सकें, इसलिए क्लास 6, 7, 8 से ही उनको इस तरह के कार्यक्रमों में पढ़ने का अवसर किया जाएगा, जिससे कि अगर यहाँ से उनकी नींव बन जाएगी तो आगे उन्हें बहुत आसानी होगी किसी भी रोजगार को
प्राप्त करने में। कोई बच्ची अगर सिलाई सीखना चाहती है, खाना बनाने की कोर्स करना चाहती है, कोई बच्चा माली का या मछली पालन या इस तरह के बड़े ही आदि का भी कोर्स करना चाहता होगा तो वो बड़े आराम से एक सीमा तक इंडिपेंडेंट हो जाएगा, काफ़ी उसको जानकारी उसकी हो जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें स्टडी किया है और अभी चूंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपका बहुत बड़ा है, उस पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता पड़ेगी, उसको गंभीरतापूर्वक मनन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी जो सैलिएंट फीचर्स मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि आगे पूरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखकर उनको अच्छी भली भांति स्टडी करके और इसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, इस बात का गहन अध्ययन करने के उपरांत फिर आगामी जो आपके सत्र होंगे उसमें मैं अपनी सक्रिय सहभागिता दूंगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ ललिता जी का, जयंती जी का और हमारे कुशवाहा जी का और मैम बिश्नोई जी का कि इन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से अपनी बात को सामने रखा। और बिश्नोई जी ने फिट इंडिया मूवमेंट के विषय में जो कहा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है जब से इंटरनेट या मोबाइल की व्यवस्थाएं आ गई हैं और इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है, उसकी वजह से बच्चों को शायद एक क्षेत्र में नुकसान भी बहुत हुआ है। खेल कूद जो बाहर हुआ करते थे वो सब बंद हो गया है, जबकि वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और फिट रहने के लिए बहुत आवश्यक है। इन सारी चीज़ों के लिए नई अभी जो हमारी पॉलिसी आई है उसमें व्यापक प्रावधान किए गए हैं सब चीज़ों के। अभी मैडम कह भी रही थी कि फिजिकल ट्रेनिंग के जो हमारे पास टीचर्स हैं वो कम हैं, उनकी संख्या कम है। तो जब पॉलिसी में आ गया, पहले से हैं लेकिन उतने नहीं है, लेकिन अब चूँकि पॉलिसी में आ गया है तो स्वाभाविक रूप से इसको विशेष रूप से बढ़ावा देके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ये समय की ज़रूरत है, अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर हर बच्चा की मानसिक चेतना खुलता रहता और शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वाभाविक है। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो मानसिक रूप से सुदृढ़ भी होगा। इन सारी चीज़ों पे हम लोग भविष्य में बात करेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया इस वेबिनार में करने का। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग अभी आगे के सत्र में भी सर आपको आमंत्रित करेंगे सर। जरूर ललिता जी, जरूर जी। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत अच्छे तरह से एनईपी 2020 की विशेषताओं को रेखांकित किया हम सभी के समक्ष। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे विभाग के मुखिया, बेसिक शिक्षा निदेशक, एससीईआरटी के निदेशक आदरणीय सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी को, जो जैसा कि अभी मैडम बता रही थी कि एनईपी में बहुत सारी बातें जो अभी आई हैं, चाहे नो बैग डे की बात हुई, चाहे इनोवेशंस की बात हो, चाहे जो है प्री प्राइमरी क्लासेस की बात हो, सर्वेन सर के नेतृत्व में हमारे स्टेट में बहुत पहले से इन सारी चीजों पे हम लोग अपने लेवल पे काम कर रहे थे और सर का संरक्षण उसमें प्राप्त है, सर का इनिशिएशन है। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सर से कि सर प्लीज हम सभी को ज्वाइन करें और अपने प्रेरक उद्बोधन से हमारे साथियों को संबोधित करें। आदरणीय सर्वेन सर। थैंक यू ललिता जी। संजय जी अभिवादन उनको। कैसे हैं संजय जी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है सर। हाँ, सिन्हा सर ने माइक में रखा है। मैं पहले तो अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया है और उन्होंने ये संकेत दिया है कि आगे के सत्रों में भी वो हमसे जुड़ सकेंगे और उनका ज्यादा विस्तृत उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। वो हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बाद उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षा नीति को लागू करने का, उसके क्रियान्वयन का जो रास्ता है, वो उसकी जो दृष्टि है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, किस तरह से हम उसको बेसिक स्कूलों में लागू करेंगे, बेसिक शिक्षा में बदलाव के लिए लागू करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
तो हमें भी और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी साथियों को उसकी प्रतीक्षा रहेगी, हम उनके आभारी हैं। मैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है उस पे बहुत ज्यादा विस्तार से बताने या कहने की बजाय ये समझता हूँ, क्योंकि आपने उसे पढ़ा है, आपने उसे देखा है और पब्लिक डोमेन में है, सभी लोग उससे परिचित हो गए हैं, अखबारों में भी छपा है, न्यूज में भी आया है। इसके दृष्टिगत कुछ बातें हैं जो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, और कई बार हो सकता है आपको लगे कि ये रेपिटिशन हो रहा है, इसको तो अन्य वक्ताओं में भी कहा गया है, अन्य वक्तव्यों में भी कहा गया है। मेरी दृष्टि से जो कुछ बिंदु हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि ये जो फाउंडेशनल स्टेज को परिभाषित किया गया है, पुनः परिभाषित किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी के 3 वर्ष के बच्चे हैं और कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं, उनको एक ब्रैकेट में रखा गया है और उनके लिए एक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड लैंग्वेज लेवल के लिए चलाने की, न्यूमरेसी के लिए, बेसिक स्किल्स के लिए कक्षा 3 तक इंश्योर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2025 तक। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा और दूरगामी कदम है। इसके नतीजे हमें जल्दी दिखाई देंगे। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे लिए जो टारगेट है वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के लिए 100% है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हमारा काफी अच्छा है, लेकिन उसमें अंडर एज और ओवर एज चिल्ड्रन बच्चे भी हैं। तो जो अंडर एज और ओवर एज बच्चे हैं उनको अगर हम डिस्काउंट करते हैं और उसमें हमारा NER नेट इनरोलमेंट रेशियो थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा काम बाकी है जिसपे ध्यान देने की जरूरत होगी। और इसका जो लक्ष्य है पॉलिसी में वो प्री स्कूल से माध्यमिक तक है, प्री स्कूल टू सेकेंडरी 2030 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो हमारे पास 10 साल का समय हालांकि है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम जितनी जल्दी से जल्दी हासिल कर सकेंगे और उसके लिए रणनीतियां बनानी होगी, कार्य योजना बनानी होगी, तो मुझे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि इसको हम कैसे हासिल करने वाले हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नए फीचर्स नई शिक्षा नीति में लागू किए गए हैं, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स है, या नेशनल मेंटरिंग प्लान है शिक्षकों के लिए, मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाने की जनपदों में बात कही गई है। फेजिंग आउट ऑफ एफिलिएशन सिस्टम अगले 15 सालों में हायर एजुकेशन के लिए हालांकि ये है, लेकिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहाँ DLED का जो कोर्स चलता है उसको हायर एजुकेशन के डोमेन में ले जाने की बात है। फिर स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने की, सेटअप करने की बात कही गई है। और बुक प्रमोशन पॉलिसी एंड डिजिटल लाइब्रेरीज, वर्चुअल लैब्स की बात कही गई है। आप इसको महसूस करेंगे कि पढ़ने की संस्कृति में जितना क्षरण हुआ है, जितना कमी आई है, किताब पढ़ने की जो रुचि कम हुई है अभिभावकों में और जन समुदाय में और बाकी डोमेन्स में भी, तो उसका एक असर बच्चों में भी आ रहा है। तो एक स्कूल सिस्टम के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों में प्रारंभ से उनमें पठन की आदत डालें। इस पे हम लोग पीछे काम भी कर रहे थे और उसके जो नतीजे थे वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे साझा किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण काम होने वाला है ये हमारे लिए। और जो पाठ्यक्रम है उसमें कोर कंसेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है, ताकि पाठ्यक्रम से कुछ चीजें कम की जा सके, रिडक्शन किया जा सके उसमें। जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं जिसमें दस्तावेज में लोक विद्या कहा गया है, उनको बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो ये 6-7 बातें थी जो मुझे अलग से दिखाई देती हैं और मुझे लगता है कि एक नया दृष्टिकोण है ये शिक्षा के बारे में। इसके अलावा जो रटने की पद्धति को खत्म करने पर बल दिया गया है, छोटी कक्षाओं से ही बच्चों की वैचारिक समझ, रचनात्मकता, नई सोच को बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए काम करने की बात कही गई है। परीक्षाओं में बदलाव कहा गया है कि क्या किया जाएगा, उस पर विस्तार से कुछ कहने की अभी आवश्यकता नहीं है। जो स्कूल लीडरशिप पे ध्यान देने की बात कही गई है, और हम लोग भी यहाँ वी आर फॉर्चुनेट इनफ, हमें
हमें काम करने का मौका मिला है कि स्कूल लीडरशिप में हम पिछले कई सालों से काफी काम कर रहे हैं और हमारे शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को इसमें प्रशिक्षण दिए गए हैं, साहित्य विकसित किया गया है और ये निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है। तो इस छोटी सी पृष्ठभूमि के बाद मेरा जो कंसर्न है, मेरी जो चिंता का विषय है वो ये है कि हम इसको कैसे लागू करेंगे। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो बातें कही गई हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसे धरातल पर उतारना चाहते हैं, तो आगे आने वाले समय के लिए हमारा प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, हमारी जो कार्य योजना है वो क्या होगी। तो मैं इस अवसर पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रतिभागी हैं, हमारे जो इसमें विशेषज्ञ हैं, वो इस पे थोड़ा बहुत चर्चा करके और कुछ निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में हम उसको एक मूर्त रूप दे सके, हमारा एक प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बन सके और फिर हम उसको अपने यहाँ कैसे लागू करेंगे और किस तरह से उसकी टाइमिंग होगी, किस तरह से फेजिंग, उसके लिए संसाधन कहाँ से ले आएंगे, ये फिर हम लोग अलग से बैठ सकते हैं। तो मैं इस अवसर पे इतना ही कहूँगा कि हमारा एक जो दृष्टिकोण है, एक जो डॉक्यूमेंट है शिक्षा को लेकर के, उस पे हमारा प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, खास करके उत्तर प्रदेश में, उस पे भी अगर बातचीत होगी तो हमें आगे के लिए थोड़ा सामग्री मिलेगी, विचार मिलेगा और दृष्टि मिलेगी। मैं इस अवसर पे समय देने के लिए ललिता जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर। निश्चित तौर पे जैसा कि आपने कहा अभी अपनी लास्ट में बात में कि जो हमारी पॉलिसी है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको तो हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें अपने स्कूलों में, अपनी कक्षाओं में और इस पूरे सिस्टम में। सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस मंच पे अगले 20 एपिसोड्स में हम लोग इस पे बात करेंगे और जो लास्ट वाला हमारा अंतिम भाग है इम्प्लीमेंटेशन का, उस दौरान जो भी डिस्कशन के पॉइंट्स आएंगे और मैं आपके माध्यम से अपने जो विशेषज्ञ साथी जुड़े हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन में, जैसा कि आपने भी अभी बात कही, जो सुझाव हो, जो बहुमूल्य सुझाव हो, वो हम लोग एक समूह के माध्यम से, आदरणीय ललिता मैम के माध्यम से आप तक या पूरी जो कोर कमेटी है, ये सौभाग्य है इस वेबिनार का कि इसमें जो हमारे विशेषज्ञ जुड़े हैं, सबके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी इसको इम्प्लीमेंट करने की उत्तर प्रदेश में। और हमारे जो साथी इसमें श्रोता के रूप में या वक्ता के रूप में जुड़े हैं, उनके सामने एक अवसर है कि वो अच्छे सुझावों को देके इम्प्लीमेंट पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करने वाली टीम का हिस्सा बन सकते हैं। उनके विचारों को, अच्छे विचारों को ग्राउंड लेवल पे लागू किया जा सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दोनों लोगों के लिए है और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी ऐसे बिंदुओं को निकाल के सर आप तक और आपकी पूरी टीम तक पहुंचाने की, ताकि अच्छे विचारों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसके तरीकों को हम लोग पहुंचा पाएं और इसके माध्यम से, इस पॉलिसी के माध्यम से हमारी स्टेट की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसमें व्यापक परिवर्तन और सुधार, सकारात्मक परिवर्तन हो सके। सर पुनः बहुत बहुत आभार सर आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सर अब मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल जयंती श्रीवास्तव मैम, प्रोफेसर जयंती श्रीवास्तव मैम को कि मैम आप प्लीज आए और जो अगले 20 एपिसोड का हमारा पूरा कार्यक्रम उसके बारे में संक्षिप्त रूपरेखा दें और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम के समापन की तरफ हम चलेंगे। लेकिन इस बीच हमारे प्रदेश के कई सारे वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी जैसे बीएसए अलीगढ़ सर दिख रहे हैं, स्कंद शुक्ला सर दिख रहे हैं और भी जो भी डायट के और बीएसए सर जुड़े हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिस कार्यक्रम में बीच में जुड़े हैं। तो मैं अब आह्वान करता हूँ मैम का, प्रोफेसर जयंती मैम। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर सर्वेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से सर्वेन सर को नमस्कार, संजय सर को, माननीय ललिता जी को, हमारे डायरेक्टर कुशवाहा जी को, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए ये मेरी बारी आती है आपको बताने की कि ये कार्यक्रम हुई हूँ। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही मैम, बोलिए।
शायद मैम का कनेक्शन कट गया है। मैम शायद लैपटॉप के फिर से ज्वाइन कर रही होंगी। तब तक मैं यस मैम। हाँ, मैं अपने सभी जयंती, आई थिंक आपका नेट कुछ ज्वाइंड अगेन। ओके, इस बीच में मैं इस बात से इट्स रियली ओवरवेलमिंग कि हमारे इतने सारे विभाग के अधिकारी कलीग्स सभी जुड़े हुए हैं, माध्यमिक स्तर के भी अधिकारी हैं यहाँ पर। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ये डायलॉग शुरू करने का जो आइडिया है वो इस बात से ही जुड़ा हुआ है कि हम सभी उसके जितने भी माइन्यूट पक्ष हैं उनको देख लें और समझ लें। और सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि डॉक्यूमेंट हम पढ़ लें। जनरली जो किसी ने कहा और उसको हम सुन लेते हैं, या अखबार में कुछ निकला हुआ है या कहीं पर व्हाट्सएप पर है, तो पर एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट पढ़ें। तो ये एक प्रयास है इसके माध्यम से कि हम डॉक्यूमेंट को पढ़ें और उस पर चर्चा करें, और फिर गहनता से जो बाद के हमारे 10 एपिसोड होंगे उन पर हम क्रिटिकली इन चीजों पर हम लोग चर्चा करें कि अपने प्रदेश में हमें किस नीति के किस पक्ष को किस तरह से लागू करना होगा। और क्योंकि एक सिंगल अलाइनमेंट इसमें इस पॉलिसी में क्रिएट किया गया है, बहुत पॉजिटिव तरह की पॉलिसी हमारे सामने आई है, तो वो जो एक सिंगल अलाइनमेंट है उसमें हम किस तरह से सभी लोग अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और हमारे क्या रोल्स हो सकते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। ये पॉसिबल है कि बहुत सारे टर्म्स ऐसे इस्तेमाल हैं जिनको हम लंबे समय से, मतलब पिछले मैं 25 साल से इस विभाग में काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे टर्म हैं जिसको हम लगातार सुनते आ रहे हैं। यस जयंती, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड ना, अपना सेंटेंस पूरा कर लूं। तो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें इस पर इसे फिर से एक क्रिटिकल थिंकिंग पर वो सारी टर्मिनोलॉजीज भी जो हमने सुन रखी हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें नए सिरे से रीडिफाइन करना, री अंडरस्टैंड करने का एक जो प्रोसेस होता है। इनोवेशन कोई नई चीज नहीं होती। एक काम को जिस तरह से हम करते रहते हैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए ढंग से करें तो उसका परिणाम भी अलग होता है। जयंती जी, आपका स्वागत है, प्लीज शुरू करिए। हाँ, थोड़ा वर्चुअल में नेट की प्रॉब्लम आ जाती है। मैं माफी चाहूंगी बहुत कि सेशन डिस्टर्ब हुआ, बट टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है, मेरा नहीं है। तो मैं डॉक्टर जयंती श्रीवास्तव, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हूँ पिछले 16 साल से, और शिक्षा विभाग से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। जब मैं मैकमिलन पब्लिशिंग हाउस में काम करती थी तो मैं यहाँ की SCRT, डाइट, SPO के लिए फ्रीलांसिंग करती रहती थी, और मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि शिक्षा के प्रति जो मेरा झुकाव है, जो प्रेम है, वो शायद थोड़ा मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं अपने उत्तर प्रदेश की तरफ भी। अब बात आती है कि हमने इस प्रोग्राम को कैसे डिसाइड किया और ये कैसे बात आई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माननीय ललिता जी से, बहुत प्रिय ललिता जी से कुछ बातें हो रही थी, कुछ डिस्कशंस हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेयर डिस्कशंस को हम लोग इनको कुछ कॉन्क्रीट क्यों ना किया जाए। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर आया जाए और इसकी एक रूपरेखा तैयार की जाए, जिससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो एक्चुअल मुद्दा है, जो उद्देश्य है, वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को ये बताना चाहूंगी कि हमने 20 एपिसोड का एक ये प्लान डिसाइड किया, और हर एपिसोड 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट का, जिसको हमने 10-10 2 सेशंस में डिवाइड किया। तो मैं अभी ये बाद में बताऊंगी कि हम ये 10-10 सेशंस में क्या करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये शुरू करने के पहले हमने 2 तरह के फॉर्म डेवलप किए। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स के, हमारे पेरेंट्स के, टीचर्स के, एजुकेटर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, इस पर लेकर हमने 2 गूगल फॉर्म डेवलप किए, एक 20 क्वेश्चंस का और पेरेंट्स का 10 क्वेश्चंस का। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक जितने रजिस्ट्रेशंस हमारे पास आए थे, हमारी एमिटी की ही एक सीनियर प्रोफेसर है, प्रोफेसर अल्पना श्रीवास्तव, जो सीनियर स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने इतनी एनालिसिस अभी करके हमें दे भी दी है। तो काफी कुछ एक रूपरेखा हमारे सामने आ गई है कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस आने जा रहे हैं, किस तरह लोगों को हम फेस करने जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही 2 गूगल फॉर्म हमारे कार्यक्रम जब समापन हो जाएगा उसके बाद भी सर्कुलेट किए जाएंगे, और उसके बेसिस पर एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा।
अब आते हैं कि इसका उद्देश्य तो मैंने आपको बताया। अब हम आपको बात करते हैं कि पहले 10 सेशन में ये कार्यक्रम 26 अगस्त से शुरू होगा और 31 अक्टूबर तक जाएगा। हर वेडनेसडे और सैटरडे को इसका आयोजन किया जाएगा 1.5 घंटे के लिए, जिसमें कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर इसे सफल बनाने की कोशिश करें। देखिए, पहले 10 सेशन में हमने ये डिसाइड किया है कि हम एनईपी 2020 को सिर्फ एक सिलेबस की तरह लेंगे। सिलेबस ये नहीं कि हमने अखबार में थोड़ा सा पढ़ लिया, किसी का मैसेज आ गया और हमें एनईपी सब पता हो गई, नहीं, हम इसे सिलेबस की तरह लेंगे और इसका हर चैप्टर, कुल मिला के 27 चैप्टर 4 भागों में जो डिवाइड किए गए हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि हम और आप मिलकर बहुत ही सहजता से, सिंपल तरीके से उसे समझने की कोशिश करें, अच्छी तरह से जाने कि पहले क्या नहीं था और अब क्या है। तो ये जब हम अच्छी तरह से पहले एनग्रॉस नॉलेज कर लेंगे, उसको अडैप्ट कर लेंगे अपने अंदर, तब शायद हम कह सकेंगे कि हम आने वाली शिक्षा नीति के लिए एक एजुकेटर की तरह तैयार हैं। अब बात आती है अगले 10 सेशन में क्या करेंगे। तो अगला 10 सेशन जो है, मैं अपनी टीम से भी कहती हूँ, वो हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि जैसे आदरणीय सरवेन सर ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन की बात उसमें की गई है। तो हम क्या करेंगे, हम जो 1.5 घंटे का सेशन है उसमें पहले कुछ देर हम बात करेंगे कि ये इसके चैलेंजेस क्या हैं। जैसे अगर 10+2+3, 5+3+3+4 में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो इसके चैलेंजेस क्या है, क्या कोई चैलेंजेस है या कोई भी चैलेंजेस नहीं है। तो देखिए, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे चैलेंजेस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद निकल कर आएंगे। जब चैलेंजेस निकल कर आएंगे तो मेरी बिलीव यू मी कि चैलेंजेस के बाद ही हमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव और सजेशंस मिलेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसी तरह और मुद्दे हैं, जैसे कि अब आती है बात एकेडमिक क्रेडिट बैंक की। अगर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, पॉलिसी में आया है, तो ये क्या आने वाले 10 सालों में क्या हमारे 12वीं के बच्चे या 12वीं के बाद जो हायर एजुकेशन अडॉप्ट करने जा रहे हैं, क्या ये क्रेडिट सिस्टम कहीं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को उनको हेल्प करेगा या उनके लिए थोड़े से टफ बनाएगा? जब हम ये जान जाएंगे कि टफ होगा तो उसी हिसाब के हमारे जो इतने बेस्ट ऑफ ब्रेन्स है उसके सुझाव आएंगे। ऐसे ही परख की बात करें तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्या 10वीं 12वीं के बच्चों एक्चुअली अच्छा होने जा रहा के चैलेंजेस को हमें खत्म कैसे करना होगा, कैसे हम नई इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों की मानसिकता में, लोगों के माइंडसेट में बदलाव लाएंगे। तो इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे कि अब एमफिल की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो अगर एमफिल की जरूरत नहीं रहेगी तो अभी तक एमफिल की जरूरत क्यों होती थी? तो अभी तक जो होती थी, क्या वो रिक्वायरमेंट बदलने जा रही है? तो देखिए, एक बात है, जैसा कि माननीय और सदस्यों ने भी कहा है कि इसको पूरे एडेप्टेशन में, इसको हमें एसिमिलेट करने में समय लगेगा। तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट रहेगा उसमें हम पूरी तरह से ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज जो हम कदम उठा रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट करने के लिए सुझाव लागू कर रहे हैं, क्या वो फीजिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फीजिबल है तो आने वाले 10 सालों में भारत देश के जो नए बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जो 10 साल बाद आज 20 के हैं वो 30 के हो जाएंगे, वो हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे और पॉजिटिवली वो इकोनॉमी तो देखिए खुद को कितना एस्टैब्लिश कर सकेंगे। क्या पढ़ाई केवल नाम के लिए की जाएगी, या जब वो खड़े होंगे तो वो ये कह सकते हैं कि हाँ, हम भारत देश के वो नागरिक हैं जो एक्चुअल में आत्मनिर्भर हैं। तो ये सारे सुझावों के साथ, ये सारी बातों के साथ हमने ये प्लान किया है कि इसके बाद जो हम फिर से इसका एक एनालिसिस करेंगे, इस सब चीजों को मिलाते हुए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जो शिक्षा विभाग और एमिटी यूनिवर्सिटी की साझेदारी में तैयार होगा। उसको अच्छी तरह बहुत ज्यादा एनग्रॉस स्टडी की जाएगी और फिर हमारा प्रपोजल है, ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो डॉक्यूमेंट हम ऊपर अधिकारी लोगों को सबमिट करें और देखें कि जो पॉलिसी में अडॉप्ट करने वाले, जो इम्प्लीमेंट कराने वाले लोग हैं, क्या वो हम उनको कुछ मदद कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं इस 20 दिनों का। बाकी उसके बाद देखिए, आपको एक छोटा सा हम लोगों ने इंटरेस्ट रखने के लिए कि कैसे इंटरेस्ट जनरेशन भी रहेगा, तो जो हर 1.5 घंटे का सेशन जब हो जाएगा उसके बाद हम अपने प्रतिभागियों को 10 क्वेश्चन का एक क्विज फ्लोट करेंगे और वो क्विज कार्यक्रम के समापन के 1 घंटे के अंदर उनके गूगल पे फ्लोट होगा, उन तक पहुंचेगा। उनको 12 बजे रात तक की एक सीमा निर्धारित की जाएगी कि उन्हें भर के जमा करना है। तो इस तरह से एक इन्वॉल्वमेंट का, एक पार्टिसिपेशन का माहौल बनेगा
और थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ सीखेंगे। मान लीजिए 10 में से हमने 5 गलत कर दिए तो हम अपने आप एक एसेस कर सकते हैं कि अरे लगता है आज 1.5 घंटे का सेशन हमने ध्यान से सुना नहीं, 10 में से 5 गलत हो गए। तो एक तरीके का एक मोटिवेशन रहेगा कि अगला शायद हम थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश करें, और जितना ध्यान से सुना जाएगा जो बेस्ट ऑफ ब्रेन्स है उनका सही में इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि हम हर सेशन में 1-2 जो भी हमें अवेलेबल होंगे अच्छे अच्छे सीनियर गेस्ट को बुलाएंगे जो इस ज्ञानवर्धन को, इस नॉलेज इम्पार्टिंग को और अच्छा बना सके। तो ये मेरा रूपरेखा का एक प्रोविजन है। और हाँ, सभी प्रतिभागियों को हमने ई सर्टिफिकेट भी देने का एक प्रोविजन रखा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो हम लोगों ने ये प्लान किया है, आप सबकी बेस्ट विशेस के साथ अपने उद्देश्य में हम सभी सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने पूरी रूपरेखा पे प्रकाश डाला और बहुत कम समय में निश्चित तौर पे हमारे सभी प्रतिभागियों को आने वाले 20 एपिसोड जो हैं उससे पूरी एनईपी के बारे में न केवल जानकारी हो पाएगी बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकेंगे। और वो सुझाव न केवल आप तक, हम तक रहेंगे, बल्कि वो जो सुझाव ग्राउंड लेवल पे जो पूरी कमेटी लागू करने जा रही है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके माननीय सदस्य प्राधिकारी यहाँ जुड़े हुए हैं, हम उन तक अपनी बात पहुँचा सकेंगे। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में जो हमारे जो इस कार्यक्रम को आयोजन की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं IASC के कमलेश बाबू जी, जो रीडर हैं, काफी सीनियर ऑफिसर हैं, मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप अपने प्रेरक उद्बोधन देने का कष्ट करें। नमस्कार सभी को, मैं कमलेश बाबू, रीडर IASC प्रयागराज। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। जी जी जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के वेबिनार के उद्घाटन समारोह के अवसर पर जुड़े हमारे माननीय मंत्री जी बेसिक शिक्षा, हमारे विभाग के डायरेक्टर माननीय शिवेंद्र विक्रम सिंह, हमारी अपर शिक्षा निदेशक माननीय और हमारे IASC की प्राचार्य लता प्रदीप जी, MT की प्रोफेसर जयंती जी, हमारे सीमेट के डायरेक्टर माननीय सिन्हा जी, MT विश्वविद्यालय के तत्वाधान में जो आयोजित और हमारे IASC के तत्वाधान में आयोजित वेबिनार में सहयोग करने वाले हमारे IASC और हमारे MT की सभी जो टीम लगी हुई है, वो हमारे माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए इस वेबिनार में सभी समस्त अधिकारीगण, हमारे जो अन्य लोग जो इसमें आमंत्रित हैं, पेरेंट्स, एजुकेटर, इस वेबिनार के उद्घाटन समारोह को सफल बनाने के लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे इन्हीं सभी लोगों का हमें इसमें सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आगे सभी के सहयोग की आकांक्षा करता हूं और आगे के जो हमारे 26 अगस्त के जो एपिसोड होने वाले हैं और जो हमारे 20 एपिसोड 31 अक्टूबर तक चलेंगे, इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। मैं सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और इसी के साथ मैं सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कम शब्दों में आपने पूरी बात अपनी रखी, हमारे सभी सुधी जो इसमें प्रतिभागी हैं। अब मैं सबसे कार्यक्रम के अंत में, इसके पहले समापन हो ऑफिशियली, मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रोफेसर अल्पना जी, जो MIT यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, कि मैम आप प्लीज आए और अपने प्रेरक उद्बोधन से, अपने धन्यवाद ज्ञापन से हम सभी को। हाँ, अल्पना जी को मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपने ये जो एनालिसिस की है, दिस इज सच अ वंडरफुल एनालिसिस, आई ओपनर, थोड़ी सी इसकी भी आप चर्चा कर दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस बिल्कुल मैम। अल्पना जी, आप अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। अल्पना जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। या एम आई ऑडिबल नाउ? यस, नाउ यू आर। थैंक यू। नमस्कार। और बिफोर स्टार्टिंग, जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि मैं कुछ हाइलाइट्स दे दूं जो हम लोग ने कल एनालिसिस करी है,
तो मैं आपको इस विषय में बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छा, मेरे पास एक सैंपल आया था जो करीब 1100 रिस्पोंडेंट का था। 1100 रिस्पोंडेंट कम नहीं होते हैं, और उसमें से मात्र 57 रिस्पोंडेंट थे जहां हमने डुप्लीकेसी देखी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था केस जिसमें हमको डुप्लीकेसी मिली हो। तो इससे ये पता चलता है, और वो भी डुप्लीकेसी थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही इस पूरे में हमने देखा कि हमारे पास फीमेल रिस्पोंडेंट 56.3% है, वेयरएज मेल रिस्पोंडेंट आर 43.7%, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि शिक्षा जगत में महिलाओं का ज्यादा योगदान है बजाय पुरुषों के। वैसे भी महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, और शिक्षा में, टीचर में आगे है, तो ये चीज हमारे रिस्पोंडेंट ने भी दिखा दी। तो ये एक हम महिलाओं के लिए काफी एम्पावरमेंट की बात थी। उसके साथ ही हमको देखने को मिला कि हमारे रिस्पोंडेंट जो हैं वो ज्यादातर 2 से 5 लाख के इनकम ब्रैकेट में आते हैं, या 5 लाख के अबव इनकम ब्रैकेट में आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है भारत की इकोनॉमी के लिए। उसके अलावा जब हमने पूछा कि आप शिक्षा नीति को किस हद तक जानते हैं, तो उसमें से 50% ने तो कहा कुछ हद तक जानते हैं। केवल 4% ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। यानी ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है। जब हमें पता चला कि 80 और 90% लोग बहुत वेगली इस शिक्षा नीति को जानते हैं, तो हमें लगा हमने ये प्रोग्राम प्रपोज करके बहुत अच्छा कार्य किया है। इसी तरह जब हमने इसके एडॉप्शन की बात उन लोगों से की, तो वो लोग बोले जब बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो एडॉप्शन की बात भी बहुत कम लोगों ने कही। लेकिन हाँ, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी, नए सिस्टम, मल्टीडिसिप्लिनरी की बात आती है, तो लोगों ने काफी उत्साह दिखाया और कहा कि जो नई चीजें इस शिक्षा नीति में प्रपोज की गई हैं ये बहुत अच्छी हैं और एक वेलकमिंग चेंज है। तो मोटा मोटा देखा जाए, बहुत लंबी एनालिसिस थी 20 क्वेश्चंस की, पर उसमें से मोटा मोटा ये निकल के आया कि हाँ, शिक्षा नीति पे चर्चा होनी चाहिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे गहन चिंतन होना चाहिए, और इसके आगे के कार्य करने की, इम्प्लीमेंटेशन को क्रियान्वित करने के लिए एक रूपरेखा पे भी कार्य होना चाहिए। तो ये सब चीजें उस क्वेश्चनर से निकल के आई। उसी के साथ मैं आप सबको आज धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। तो जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगी, क्योंकि आज ये प्रोग्राम उन्हीं की वजह से हो रहा है, उन्हीं के लिए हो रहा है। हम सब कर जरूर रहे हैं, पर हम आपके बीच शामिल होकर कर रहे हैं। तो सबसे बड़े धन्यवाद के अधिकारी आप लोग हैं। इसी के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से आकर हम लोग को अच्छा उद्बोधन दिया। उन्होंने इंडस्ट्रियल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस पे फोकस किया, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। और उन्होंने इसके लिए कहा भी कि जो विदेशों में होता था, ग्लोबलाइजेशन में है, उस चीज को हम अब अपने देश में किस हद तक क्रियान्वित कर पाएंगे, ये एक चैलेंज है। लेकिन उन्होंने अपना सहयोग हर कदम पे हमें देने के लिए प्रेरित किया। तो ये बहुत अच्छा उद्बोधन था उनका, जिससे हमें एक नई प्रेरणा मिली। इसी के साथ में डॉक्टर सर्वेश मिश्रा जी को, जो नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी के 4 भागों को विस्तृत रूप से बताया, को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने आज इस मंच पे इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर ललिता जी, एडिशनल डायरेक्टर IAST का धन्यवाद देना चाहूंगी, जो कि इस पूरे प्रोग्राम की संचालिका है, पूरे प्रोग्राम का केंद्र बिंदु हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम की सूत्रधारक है। तो जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया है, इन्होंने पूरे विस्तृत रूप से शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर फोकस किया है, जिसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, पर ये कहूंगी हाँ मैडम, इस तरह के प्रोग्राम आगे भी आप करें, क्योंकि ये प्रोग्राम यही 20 एपिसोड में खत्म नहीं हो सकता। इसके बहुत चैलेंजेस है जो हमें शायद आगे भी ले जाने पड़ेंगे। तो आगे भी ऐसे कार्यक्रमों की आपसे अपेक्षा रहेगी, मुझे लगता है जनता को भी रहेगी। इसी के साथ मैं अपने डायरेक्टर डॉक्टर रोहित कुशवाहा को थैंक्स करना चाहूंगी, who is always a guiding and a motivating force behind us.
In his leadership we have conducted this program और हमें उम्मीद है कि इसे बहुत अच्छे ढंग से हम आगे ले जाएंगे. He has shown faith in the MAT team along with IASC. तो हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की पूर्ण कोशिश करेंगे. इसके लिए मैं अपने सहयोगियों का भी आभार व्यक्त कर रही हूँ, MAT टीम जिन्होंने एक साथ कार्य किया है. फिर मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मिस एकता विश्नोई IRS नेशनल डायरेक्टर फॉर फिट इंडिया मिशन, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन पे फोकस किया और इसके साथ ही उन्होंने अपने एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात कही है, जिसमें फिट इंडिया फ्रीडम रन की बात कही है, जो वायरल रन प्रोग्राम है. और इसे हम चाहेंगे कि MAT यूनिवर्सिटी भी इम्प्लीमेंट करे और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो भी इम्प्लीमेंट करे. तो उन्होंने आज यहाँ आकर हम लोगों को बहुत सी विशेष बातें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज आर मच मोर इम्पॉर्टेंट टू कीप मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल फिटनेस. सो फिजिकल एजुकेशन को उन्होंने हर तरह से व्यापक बताया और बहुत ही अच्छा उद्बोधन किया. इसी के साथ मैं मिस्टर संजय सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ स्ट्रीम्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन न्यू एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा की. और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस शिक्षा नीति को विस्तार से पढ़ा होगा और इस नई चीजें जो आने वाली हैं शिक्षा नीति में, इन पे एक विशेष फोकस दिया. उसके बाद में श्री सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी, जो डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन है, जो जिनके पास अपना एजुकेशन का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने हम लोगों को आकर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए बहुत हौसला दिया. उन्होंने शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं और स्पेशली उसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स पे जो अपनी बातें कही, उसको हम कोशिश करेंगे कि अपने लास्ट के जो 10 एपिसोड है उसमें ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें और उसको ही सफल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकलेगा वो हमारे वो लास्ट के 10 एपिसोड से ही निकलेगा और वो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं. इसी के साथ हम डॉक्टर जयंती श्रीवास्तव, जो इस पूरे प्रोग्राम की नींव की ईंट मानी जा सकती हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंसेप्चुअलाइज किया और एक अथक परिश्रम के बाद इसको इस प्लेटफॉर्म तक लेके आई हैं. इनके साथ हमारी मैडम ललिता जी के साथ, तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि पूरी MAT को जोड़ना, IASC को ये पहली बार हो रहा है इस स्टेट में, पर मुझे लगता है ये गठबंधन काफी आगे तक जाएगा और हम शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. इसी के साथ मैं मिस्टर कमलेश बाबू, रीडर IASC प्रयागराज का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अभी अभी अपना उद्बोधन ज्ञापित किया था. और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी कोर टीम का धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि पूरी कोर टीम, चाहे वो ISI की हो चाहे MAT की हो, उस कोर टीम ने दिन रात 10 दिन से बहुत अथक परिश्रम किया है और सही रूप से वो हमारे इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको व्यक्त करना चाहूंगी. एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड हेंस वी शुड मूव टुगेदर to adopt this change with new education policy is going to bring to reform the society. और इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि MAT यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इम्प्लीमेंट कर चुके हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के रूप में, और हमारे को जो चैलेंजेस आए हैं वो भी हम अपने आगे के 10 एपिसोड में बताना चाहेंगे. तो अंत में मैं सबका धन्यवाद करते हुए, स्पेशली ऑनलाइन जो पेरेंट्स जुड़े हैं, जो अभिभावक जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक जुड़े हुए हैं और साथ ही जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना मैडम, बहुत अच्छे तरह से आपने सभी जो इसमें स्टेक होल्डर थे सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और अपने विचारों को यहाँ पे हम सभी के समक्ष रखा. MAT यूनिवर्सिटी के जो प्रयास थे उसको भी आपने बहुत बारीकी से रखा. मैं अंत में इसके पहले कि मैं इस कार्यक्रम के समापन के लिए आदरणीय ललिता मैम को बुलाऊं, मैं इसी धन्यवाद की परंपरा में धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी उस पूरी टीम को जो पर्दे के पीछे पिछले 1 सप्ताह से लगभग लगातार काम कर रही है, रात दिन काम कर रही है सोशल मीडिया पे इसको ब्रांड करने के लिए, जो लगातार यूट्यूब चैनल पे इसको लाइव करने के लिए, जो पोस्टर्स बनाने के लिए, और जो पूरी की पूरी टेक्निकल टीम हमारे शिक्षक साथियों की है
और जो आदरणीय ललिता मैम की बानरी सेना है कि जहां भी आपका निर्देश होता है हमारी ये टीम बिल्कुल एकदम दिन रात एक करके काम करती है। विशेष रूप से उन सभी अतिथियों के साथ ही मैं अपनी इस टीम के अब नाम लूंगा तो शायद किसी का नाम छूट जाएगा, बड़ी संख्या में है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबके संयुक्त प्रयास से आज का ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही भव्य रूप से समापन की तरफ अग्रसर है। और अब इस पूरे सत्र के अंत में समापन की ऑफिशियल समापन नहीं बल्कि आज के इस एपिसोड के स्थगन के लिए मैं आदरणीय ललिता मैम का आह्वान करता हूं कि मैम आप आएं और इस कार्यक्रम को आज के लिए विराम देने की घोषणा करने का कष्ट करें। थैंक यू सर्वेश जी, थैंक यू जयंती एंड थैंक यू अल्पना। बहुत ही खूबसूरती से आप इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेकर आए। मैं स्क्रीन पर अभी देख रही हूँ स्कंद शुक्ला जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, रंजीत पटेल जी दिखाई दे रहे हैं, राजू राणा दिखाई दे रहे हैं, प्रदीप कुमार जी काफी देर से मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एक हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पूरे स्टेट की टीम दिखाई दे रही है। फेसबुक पर हमें बहुत सारे हमारे शिक्षक प्रशिक्षक और लाइव लोग हमें देख रहे हैं। तो आज इस सर्वेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये केवल एपिसोड का समापन है, क्योंकि ये केवल उद्घाटन सत्र है। असली काम अभी हम 26 अगस्त से 31 अक्टूबर तक करने वाले हैं और उस बीच में हम आप सभी लोगों से कोऑपरेशन की भी उम्मीद करेंगे। हम इस पूरे प्रक्रिया को एनरिचमेंट करने के लिए, इसको और खूबसूरत बनाने के लिए, इसको और वैल्यू एडिशन के लिए आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी करेंगे और आपकी उपस्थिति से ही वास्तव में इस वेबिनार में चार चांद लग पाएंगे, क्योंकि इसमें सभी के अनुभवों की आवश्यकता तो है ही है, उसके साथ साथ सभी की एक जो अपनी बौद्धिक क्षमता होती है। कुछ लोग बहुत दूर तक देख पाते हैं, कुछ लोग तत्काल की जो समस्याएं होती हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो इस तरह का एक जो वैरायटी, एक डाइवर्सिफिकेशन है, वो मैं इसमें लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं धन्यवाद जैसा कोई शब्द मुझे निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे इतने सारे लोग अपने साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं कि एक बहुत ही इमोशनल होने का क्षण है ये। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आकर जो मार्गदर्शन दिया और जिस प्रकार से उनके पास समय नहीं था उन्होंने समय निकाला, तो ये बहुत ही अद्भुत था और ये हम उनके दिशा निर्देशों पर काम करेंगे। डॉक्टर संजय सिन्हा सर और मिताली सिन्हा जी, उन्होंने स्वयं ऑफर किया कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहती हैं। मतलब इससे अच्छा दिल खुश होने का कुछ होता ही नहीं है कि आपको कोई खुद कहे कि मैं आपके कार्यक्रम में, क्योंकि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है, हर किसी की अपेक्षाओं से, हर किसी की आशाओं से जुड़ा हुआ है। तो हर कोई अपने आप को कहीं ना कहीं भागीदार बनाना चाहता है, भागीदार होता है। हम सभी इस शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके प्रोडक्ट हैं। और इस क्रम में मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा एक विशेष रिक्वेस्ट। हम लोग आज मिताली मैम को सुनना चाह रहे थे बट सुन नहीं पाए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगले एपिसोड में पूरा एक सेशन बिल्कुल मैम, या ऑफ कोर्स। तो मैं अपनी टीम को, जो हमारी टीम इसमें काम कर रही है, उनका नाम, मुझे तो सबके नाम याद है, मैं ले भी सकती हूँ, पर मैं अभी नाम लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि अभी असली कहानी तो बाकी है। ये केवल उद्घाटन सत्र है। इस उद्घाटन सत्र में आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सारे दर्शक जो फेसबुक से हमसे जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब से हमसे जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे, बहुत मेहनत के साथ इसमें काम करेंगे। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।